उसके बाद एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, देखिए क्या होगा कि एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, साथ ही साथ उस चक्र को बनाने में, एरोमेटिक जो चक्र होगा कंपाउंड्स का, उसको बनाने में सिर्फ कार्बन ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसके अलावा दूसरे परमाणु भी भाग ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन भाग ले रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कार्बन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर कार्बन होता तो ये हो जाता एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि एरोमेटिक समचक्रीय यौगिक। लेकिन यहाँ पे कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है, तो ये हो गया विषम चक्रीय यौगिक। और साथ ही साथ क्या है, डबल बॉन्ड्स हैं, देखिए पाई बॉन्ड्स हैं इसमें, सिग्मा और पाई दोनों हैं, तो ये हो गए आपके एरोमेटिक कैरेक्टर्स। अनसैचुरेशन शो कर रहा है, तो ये हो गया एरोमेटिक, और साइकिल बना हुआ है तो हो गया चक्रीय, और विषम परमाणु है यहाँ पर, कार्बन के अलावा जितने भी परमाणु भाग लेंगे वो विषम परमाणु कहलाएंगे। तो ये विषम परमाणु ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसलिए ये हो गए एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। तो इस कंपाउंड का नाम एक्चुअली फ्यूरिन है, ये है फ्यूरिन स्ट्रक्चर। यहाँ पे विषम परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, इसका नाम है पायरोल। उसी तरह से सल्फर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है चक्र के निर्माण में, वलय के निर्माण में, जो साइकिल फॉर्मेशन हो रही है, तो इसका नाम हो जाएगा थायोफेन। दिस इज पायरिडीन एंड दिस इज क्विनोलिन। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है हम इसको ऐसा समराइज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों का आगे वर्गीकृत किया गया है दो भागों में, एसाइक्लिक यानी कि अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक, जिसमें स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हमने पढ़े थे, कंपाउंड्स पढ़े थे, खुली श्रृंखला वाले यौगिक और शाखित श्रृंखला वाले यौगिक। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है क्लास साइक्लिक और क्लोज्ड और रिंग कंपाउंड्स, यानी कि चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले या फिर वलय युक्त यौगिक। तो जो वलय युक्त यौगिक हैं उनको फिर से दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, होमोसाइक्लिक समचक्रीय और विषम चक्रीय। तो समचक्रीय में भी फिर से दो क्लासिफिकेशन है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक चक्रीय होंगे और एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह क्या होंगे, इनके गुणधर्म होंगे, जहाँ आपने साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन पढ़े थे। ये एरोमेटिक हो गए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में फिर से दो क्लासिफिकेशन है, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। बेंजोनॉइड जिनमें बेंजीन रिंग होगी, नॉन बेंजोनॉइड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी। तो ये होमोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन है। आ जाइए हेटेरोसाइक्लिक पर। हेटेरोसाइक्लिक को फर्दर टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। हेटेरोसाइक्लिक में विषम चक्रीय, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह है, इनके गुणधर्म होंगे, चक्र होंगे, और उस चक्र के निर्माण में सिर्फ कार्बन भाग नहीं ले रहा है, कार्बन के अलावा दूसरा परमाणु भी कोई भाग ले रहा है। तो दूसरा परमाणु कौन हो सकता है, या तो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, और अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एरोमेटिक में यानी कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, और उस एरोमेटिक जो चक्र है यौगिकों का, उनको बनाने में कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी उसमें भाग ले रहे होंगे, यानी कि दूसरे परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह भाग इसमें ले रहे होंगे चक्र के निर्माण में। तो उनको हम हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है, आप इसको ग्राफ के मदद से भी इस पूरे जो आपको ये क्लासिफिकेशन बनाया है चार्ट की मदद से भी इसको याद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बाद जो मेन टर्म्स हैं, इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आता है फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम क्रियात्मक समूह या लाक्षणिक समूह कहते हैं हिंदी में। लाक्षणिक समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिक के लक्षणों का निर्धारण करता है। लक्षण कैसे भी हो सकते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो जनरली क्रियात्मक समूह क्या होता है, कोई एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम हो सकते हैं, यानी कि कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिक के जो गुण होते हैं उनका निर्धारण करता है। तो इसको इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। देखें, जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मैंने आपको पहले बोला था, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जनक यौगिक होते हैं। जनक यौगिक
जैसे हमारे जनक कौन है, हमारे माता पिता हैं, तो उनकी हम संतानें हैं, उनसे हमारा जन्म हुआ है। ऐसे ही जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों के जनक यौगिक हैं। तो हाइड्रोकार्बनों में से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब वहाँ पे कोई दूसरा समूह जुड़ जाता है तो नए कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही दूसरे कार्बनिक यौगिकों को डिराइव किया जा सकता है या उसको विकसित किया जाता है। तो जनरली देखिए यहाँ पे भी शो कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन हटाया और कोई समूह यहाँ पे लगाया। कोई भी समूह हो सकता है, चाहे वो अल्कोहलिक है या कार्बोक्सिलिक है या एल्डिहाइड, कीटोनिक, एमाइड्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। तो वो ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया और हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। तो RNG, ये R क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट्स को बताता है कि कार्बन की श्रृंखला कितनी लंबी, कितने कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं श्रृंखला को बनाने में। और G क्या है, क्रियात्मक समूह है। इस समूह की वजह से ही उस यौगिक के सभी गुणधर्मों का निर्धारण होगा, यानी कि जो फंक्शनल जो उसके प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कौन डिटरमाइन करेगा, ये समूह करेगा। चाहे G कुछ भी हो सकता है, कोई भी समूह हो सकता है। हाइड्रोक्सी समूह हो सकता है जैसे अल्कोहल और फिनॉल्स में होता है, कार्बोक्सिलिक समूह हो सकता है, एल्डिहाइडिक हो सकता है और कीटोनिक भी हो सकता है। तो कोई भी समूह हो सकता है। तो G क्या है यहाँ पे, ये समूह है। इससे हमें पता चलता है कि भाई ये अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर तो अल्कोहल के क्या गुणधर्म होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या गुणधर्म होते हैं, एल्डिहाइड के क्या गुणधर्म होते हैं और कीटोन्स के क्या गुणधर्म होते हैं, वो ये जो ग्रुप है या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो हमें बताएंगे, उसका निर्धारण ये करेंगे किसी भी कार्बनिक यौगिक में। नेक्स्ट आ जाता है होमोलोगस सीरीज। एक्चुअली होमोलोगस सीरीज है क्या, एक्चुअली होमोलोगस सीरीज कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह या परिवार है जो संरचनात्मक रूप से समान होते हैं, यानी कि जिनकी संरचना क्या होती है, समान होती है, और जिनके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो ऐसे सदस्यों के भौतिक गुणधर्मों में भले ही कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। साथ ही साथ जो दो क्रमगत सदस्य होते हैं उनके मध्य CS2 का अंतर पाया जाता है, या इसको 14 मास यूनिट का अंतर भी आप कह सकते हैं। 14 मास यूनिट का अंतर क्या होता है, देखिए CH2, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास हो गया वो हो गया आपका 12 और 2 हाइड्रोजन हो गए तो 12 + 2 = 14 हो गया। तो होमोलोगस सीरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं समजात श्रेणी। समजात से ही पता चलता है, अपने समजात अंग पढ़े होंगे कि जिनकी संरचना क्या होती है, समान होती है, लेकिन कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो कार्य मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा चेंज हो सकती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। क्रमगत सदस्य क्या हो गए, देखिए पहले से ये है एक कार्बन और ये 2 कार्बन हो गए, तो ये दोनों आपस में क्या है, क्रमगत, कि इसके बाद इसका क्रम है, इसके बाद इसका क्रम है, इसके बाद इसका क्रम है। तो इन दो के बीच में कितने का अंतर होगा, CH2 का अंतर होगा। देखिए CH2, नाउ दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब इन दोनों के बीच में आ जाइए, यहाँ समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ पर एक CH2 ग्रुप और जुड़ गया है, तो इनमें CH2 या 14 मास यूनिट का अंतर होगा, इसमें और इसमें। हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम है। अब इसमें आ जाइए, ये सेम, ये सेम, ये सेम, फिर यहाँ पे CH2 जुड़ गया है, तो इनमें इसमें और इसमें CH2 ग्रुप का अंतर होगा या 14 मास यूनिट का अंतर होगा। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। समजात श्रेणी की जो लक्षण है, जो फीचर्स हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहला तो ईच होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। एक्चुअली किसी भी समजात श्रेणी को एक ही सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे ये कार्बोक्सिलिक के लिए है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस फॉर्मूले से प्रदर्शित कर सकते हैं, CnH2n+1 COOH ग्रुप, यानी CnH2n तक तो समान है और सभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होगा, COOH होगा। अगर अल्कोहल के लिए होगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CnH2n and 1 OH ग्रुप। देखिए
तो कार्बोक्सिलिक की बात करें तो सभी में क्या होगा, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड से लेकर एसिटिक एसिड एंड उससे भी ऊपर के प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, सब में क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और सभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम इस जनरल फॉर्मूले से प्रदर्शित कर सकते हैं। सेकंड क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ गिवन होमोलॉगस सीरीज पजेस द सेम फंक्शनल ग्रुप। ये पहले बता चुके हैं कि सभी जितने भी समजात श्रेणी के जितने भी सदस्य होंगे उनमें सभी में एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह पाया जाएगा। जैसे देखिए अल्कोहल्स हैं तो ये सदस्य हैं, इससे भी ज़्यादा सदस्य होंगे आगे हायर अल्कोहल्स, लेकिन सब में एक ही समूह पाया जाएगा, OH OH OH, हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं इसको। थर्ड, द सक्सेसिव मेंबर ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप और बाय 14 मास यूनिट। तो क्रमगत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होगा या 14 मास यूनिट का अंतर होगा। द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन डेवलप फॉर दैट सीरीज। यानी सभी प्रकार के सदस्य एक ही प्रकार के मेथड से, एक ही प्रकार की विधियों से प्राप्त किए जा सकेंगी। अगर एक से ज़्यादा विधि है तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट है द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज शो अ रेगुलर ग्रेडेशन विद राइज इन मॉलिक्यूलर मास। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी सदस्य होंगे एक होमोलॉगस सीरीज में, उनके जो भौतिक गुणधर्म होंगे जैसे डेंसिटी हो गया और गलनांक, क्वथनांक, ये सब हो गए, वो उनमें जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा, उनके गुणधर्मों में भी उन्नयन पाया जाता है, यानी कि उनमें भी थोड़ा बहुत बढ़ोतरी पाई जाएगी या कुछ परिवर्तन पाए जाएंगे, जनरली बढ़ोतरी देखी जाती है। और द लास्ट है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर सिमिलर दो द फर्स्ट मेंबर में वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। कि सभी में की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, समान होती है किसी भी समजात श्रेणी के जो सदस्य होते हैं उनमें, लेकिन जो पहला मेंबर होगा उसमें कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन पाए जा सकते हैं। वो पहला मेंबर बाकी सदस्यों से थोड़ा बहुत गुणधर्मों में अलग हो सकता है। ऐसा कई कारणों से होता है। एक तो साइज छोटा होता है और जो दूसरे केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं, उसको हम आगे स्टडी करेंगे किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेकर के। तो बस इतना समझ लीजिए कि जो पहला सदस्य है छोटा होता है तो उसके वो अदर मेंबर्स से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक और चीज़ है कि नॉमेनक्लेचर में कितने प्रकार के तंत्र हैं, कितने प्रकार के सिस्टम हैं। जनरली दो ही प्रकार के हैं, ट्राइवल और कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। कॉमन नेमिंग सिस्टम जो होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जो नाम रखे हैं वो उनके स्रोत के आधार पर हैं या किसी साइंटिस्ट ने उनको, जिसने उसको डिस्कवर किया है या जिस जगह से उसको प्राप्त किया गया है, उनके आधार पर इन नामों को रखा जाता है। क्योंकि पहले ज़माने में IUPAC सिस्टम काफ़ी लेट डेवलप हुआ था और पहले कॉमन नेम ही उसमें रखे जाते थे। कुछ ग्रीक्स में है, कुछ लैटिन में है। तो इस प्रकार से क्यों? क्योंकि वो जहाँ से पाए गए या जिसने खोजे उन स्रोत के आधार पर या डिस्कवर जिसने किया उसके नाम पर या जिस जगह, जिस स्थान के नाम पर उनको रखा जाता था। लेकिन बाद में इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए कि ये हौच पौच जैसी हो गई और उनको कैटेगराइज करना या उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए IUPAC जो नेम है उसको, उस सिस्टम को डेवलप किया गया। तो सबसे पहले जो IUPAC ने अपना रिकमेंडेशन दिया था वो 1947 में दिया था। 1947 में फर्स्ट रिकमेंडेशन आई थी और बाद में फिर धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन होती रही और सेकंड रिकमेंडेशन 1979 में आई थी और उसके बाद जो लेटेस्ट कन्वेंशन है इस वक्त हमारे पास वो 1993 की कन्वेंशन है। उसी के आधार पर हम नामकरण करते हैं कार्बनिक यौगिकों का, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जनरली IUPAC जो नेम है किसी भी कार्बनिक यौगिक के
वो 3 पार्ट से बना होता है। पहला आता है वर्ड रूट, जिसको हिंदी में शब्द मूल कहते हैं या मूल शब्द भी कह सकते हैं आप लोग। और दूसरा है सफिक्स, सफिक्स यानी कि अनुलग्न। और तीसरा है प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न। तो वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट हमें बताता है कि उस यौगिक में कार्बन परमाणु की कितनी संख्या है, या उस कार्बन श्रृंखला में जो प्रिंसिपल चेन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला है, उसमें कार्बन परमाणुओं की कितनी संख्या है। एक होगी तो हम उसके लिए बोलते हैं मिथ, 2 होगी तो हम उसके लिए बोलेंगे एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट एंड सो ऑन। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। दूसरा आ जाता है सफिक्स, अनुलग्न। अनुलग्न जो वह शब्द मूल के बाद जुड़ते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक जो अनुलग्न है वो हमें ये बताते हैं कि वो यौगिक एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। एल्केन होंगे तो शब्द मूल के बाद क्या जुड़ जाएगा? एन। एल्कीन होंगे तो शब्द मूल के बाद क्या जुड़ जाएगा? इन। और अगर एल्काइन होंगे तो शब्द मूल के बाद जुड़ जाएगा आयन। यदि कार्बन श्रृंखला में जो आपके पास कोई यौगिक है और उस कार्बन श्रृंखला में कहीं जगह पर पूरी कार्बन श्रृंखला में 2, 3 या 4 से ज़्यादा, खास करके ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए है, एल्कीन और एल्काइंस के लिए, तो उस जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, एल्कीन एल्काइंस की जो कार्बन श्रृंखला है, उनमें अगर 2, 3, 4 या उससे भी ज़्यादा डबल बॉन्ड्स आते हैं तो वहाँ पर हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाते हैं, जिसको सांख्यिकीय पूर्व लग्न कहा जाता है, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। तो प्राइमरी सफिक्स के साथ इसको जोड़ा, उससे पहले इसको जोड़ा जाता है। जो प्राथमिक अनुलग्न है उनसे पहले इनको जोड़ा जाएगा। जैसे देखें, अगर 2 डबल बॉन्ड हैं तो वहाँ पर हो जाएगा डाई, और डबल बॉन्ड के लिए इन आता है तो हो जाएगा डाई इन। ये अनुलग्न है और इससे पहले डाई जोड़ा है। अगर अनसैचुरेटेड विद 2 ट्रिपल बॉन्ड्स, अगर वहाँ पे असंतृप्त यौगिक हैं जिनमें क्या है 2 त्रिबंध हैं, तो त्रिबंध के लिए आता है आइन, और 2 हैं तो आ जाएगा डाई। तो ये आइन क्या है? अनुलग्न है। और अनुलग्न से पहले क्या जोड़ा हमने? न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जोड़ा है, सांख्यिकीय पूर्व लग्न, डाई जोड़ा है यहाँ पे, तो उसका नाम हो जाएगा डाईन। अब चाहे वो कोई सा भी डाईन हो, वेदर इट इज ब्यूटाडाइन और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, डाईआइन। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 के लिए शब्द मूल आता है ब्यूट, और प्रीफिक्स हो गया आपका, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, और आईपीसी नेम इसका हो जाएगा ब्यूटेन। शब्द मूल क्या हो गया? ब्यूट। और जो प्राथमिक अनुलग्न है वो क्या हो गया? एन। तो ये हो गया ब्यूटेन। ये है 3 कार्बन और इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो 3 के लिए आएगा प्रोप, ये क्या है? बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो इसके लिए आ जाएगा इन, तो ये हो गया प्रोपीन। ये CH, एक्चुअली यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई लिखने में, ट्रिपल बॉन्ड है ये, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसके लिए आएगा 2 कार्बन है, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए आता है आइन, अनुलग्न आइन है, तो ये इथाइन हो गया। Now this is 4 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया ब्यूटा एंड डाईइन। 2 डबल बॉन्ड है ना, इसलिए डाई आया और इन, सो ब्यूटा डाईन। अब ब्यूटा क्यों लिखा हुआ, इसको रिटेन क्यों किया है यहाँ पे? क्योंकि शब्द मूल जब जुड़ रहा है प्राइमरी सफिक्स से, प्राथमिक अनुलग्न से, तो इसका पहला शब्द क्या है? वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये ए रिटेन रहेगा, तो हम इसको ब्यूटाडाइन ही लिखेंगे, इसको हटाएंगे नहीं। अगर यहाँ देखिए, यहाँ ए है, ये क्या है? इस वोवल है,
तो ये अनुलग्न का है, इसको एज सच यहाँ पर लिखेंगे, इसके लिए आएगा ब्यूटेन। द्वितीयक अनुलग्न जनरली क्या होते हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अल्कोहल के लिए OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप, इसके अनुलग्न आएगा ऑल। एल्डिहाइड के लिए अल। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड या ओइक अम्ल, हिंदी में एसिड एमाइड्स, एमाइड आएगा। कीटोन के लिए ऑन आएगा। नाइट्राइल्स, जिसको साइनाइड्स बोलते हैं, इनके लिए नाइट्राइल्स आएगा। तो ये द्वितीयक अनुलग्न हो गए। 1993 में जो IPC के रिकमेंडेशन आए थे, जो उन्होंने बताया था, गाइडलाइन जो दी थी, वहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिक का नाम जब हम लिखते हैं तो द्वितीयक अनुलग्न से पहले जिस कार्बन पर वो समूह जुड़ा है, द्वितीयक अनुलग्न ये है, देखिए जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उनके शब्द हैं और अल। तो जो द्वितीयक अनुलग्न है वो किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की स्थिति भी हमें बतानी होगी, और जो अनुलग्न है उससे पहले, द्वितीयक अनुलग्न है उससे पहले उस संख्या को लिखना होगा। जैसे ये कार्बन है, देखिए 4 कार्बन की श्रृंखला है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इधर से भी क्योंकि 4 हैं और बिल्कुल बीच में है डबल बॉन्ड, तो इधर से काउंट कीजिए या इधर से काउंट कीजिए, दूसरे नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 4 के लिए आ जाएगा ब्यूट और इन, तो इसको ब्यूटीन होना चाहिए था, लेकिन डबल बॉन्ड है कहाँ पे, दूसरे कार्बन पर है, तो यहाँ पे हम इसकी संख्या, इसकी स्थिति का भी वर्णन करेंगे। सो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन, 2 का मतलब दूसरे कार्बन पर है। यहाँ देखिए प्रोपेन 2 ऑल, पहले इसको बोलते थे प्रोपेनॉल, लेकिन जो नई रिकमेंडेशन आई है, गाइडलाइन आई है IPC, उसके हिसाब से हमें उस कार्बन की स्थिति भी देनी है जिस पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो ये द्वितीय कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 का मतलब कि दूसरे कार्बन पर अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखिए अब बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स भी इसमें लगाने होते हैं, प्राथमिक पूर्व लग्न जिन्हें कहा जाता है। तो प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होते हैं, जनरली ये साइक्लो कंपाउंड्स के लिए, अगर कोई साइक्लिक रिंग है तो उसके लिए हम साइक्लो वर्ड का यूज़ करते हैं, साइक्लो शब्द का, वही प्राथमिक पूर्व लग्न होता है। जैसे ये है साइक्लिक कंपाउंड है, देखिए दिस इज 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन है ये। तो प्राइमरी प्रीफिक्स प्राथमिक पूर्व लग्न आ गया साइक्लो, 5 कार्बन की रिंग है पेंट, और सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, कार्बन कार्बन की रिंग में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए अनुलग्न आएगा इन, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, कुछ ऐसे समूह भी होते हैं जो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं होते हैं, तो ऐसे समूह हम उनको प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, और इनको जो प्राथमिक पूर्व लग्न होते हैं उनके जस्ट बाद लिखा जाता है, या यूँ कहिए कि शब्द मूल के जस्ट पहले लिखा जाता है। तो कौन कौन से होंगे वो, जैसे फ्लोरीन एटम जुड़ा है, क्लोरीन एटम जुड़ा, तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, देन क्लोरो, ब्रो, आयोडीन के लिए आयोडो, मिथॉक्सी समूह है, मिथाइल, ये नाइट्रो, और ये अल्कोक्सी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए आप इसको समझ लीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स के साथ साथ वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स हमने पढ़े। तो अब किसी भी IPC, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IPC नाम कैसे लिखेंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का पूरा जो नाम होगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या उसमें जोड़ेंगे हम देखिए। सबसे पहले आएगा द्वितीयक पूर्व लग्न, फिर प्राथमिक पूर्व लग्न प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आ जाएगा शब्द मूल, शब्द मूल मतलब कार्बन परमाणु की संख्या, जिसमें मेथ एथ प्रोप्यूट लिखते हैं, और प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक अनुलग्न, एल्कीन है तो एन हो जाएगा, एल्कीन है तो इन हो जाएगा, एल्काइन है तो आइन हो जाएगा, और सेकेंडरी सफिक्स तो ये हो जाएगा आपका कोई भी क्रियात्मक समूह के अंत में आने वाले जो
शब्द होते हैं, जैसे अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड्स के लिए अल, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक अम्ल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ पे देखिए एक ये कंपाउंड है, एक यौगिक है ये, और इसका हमने नाम लिखना है। तो इसमें सभी प्रकार के अनुलग्न और पूर्व लग्नों का हम उपयोग करेंगे। देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड एक चक्रीय यौगिक है, और इस वक्त यहाँ पर क्या है, एक मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ पे OH हाइड्रोक्सी समूह है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उस वाले कार्बन को, जिस कार्बन से मुख्य क्रियात्मक समूह अटैच होता है, उसको हम नंबर 1 पोजीशन देते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, यानी कि चौथे पर क्या है, ब्रोमीन एटम जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं तो उतना ही आएगा। ये 1 हो गया, ये 2 3 एंड 4, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या है, ब्रोमीन एटम जुड़ा है, यानी कि चौथे नंबर के कार्बन से ब्रोमीन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यह है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, प्रतिस्थापी जो होते हैं। तो कौन से पोजीशन पे, 4th नंबर पे, तो 4 ब्रोमो हो जाएगा। साइक्लिक है प्राइमरी प्रीफिक्स, तो उसके लिए आ जाएगा साइक्लो। कितने कार्बन की श्रृंखला है, हेक्स, 6 कार्बन के, तो आ जाएगा हेक्स। और सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि ये एल्कीन है। और जो अंत में जो सेकेंडरी सफिक्स है वो मुख्य क्रियात्मक समूह का अंतिम शब्द आएंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी समूह, यानी कि अल्कोहलिक समूह है ये। तो अंत में क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। और हाइड्रोक्सी समूह कौन से कार्बन पर जुड़ा है, पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 ऑल, ठीक है। 4 ब्रोमो, साइक्लो, हेक्सेन, 1 ऑल, ये इसका पूरा पूरा नाम हो जाएगा। इसमें सभी चीज़ें आ रही हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। हिंदी में कहेंगे द्वितीय पूर्वलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न, शब्द मूल, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है ना। तो इस आधार पर इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न फिर भी रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसे क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे